नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और इस वक्त हो चला है भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत कार्यक्रम नमस्कार एमपी का। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं सोमवार से लेकर शनिवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन होता है, यानी आप हमारी चर्चा करने वाले विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और अलग अलग तरीके की बातें जान भी सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? फ़ोन लगाना होगा। जी हाँ, तो टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर आप इस पर बात कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको विभिन्न विषयों की जानकारी देते हैं। ऐसे कोई विषय नहीं होता, ऐसी कोई जानकारी नहीं होती जो अछूती रह जाती हो। तो इसी के अंतर्गत सबसे पहला सेगमेंट आता है हमारा तिथि का। तो चलिए आइए जान लेते हैं क्या कहती है आज की तिथि। आज की तिथि विक्रम संवत 2080, ज्येष्ठ माह, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, तारीख है 3 जून 2023 और दिन है शनिवार का। तिथि के बाद अगला सेगमेंट होता है इतिहास का, क्योंकि इतिहास जानना भी ज़रूरी है। इतिहास को जानते ही हुए हम भविष्य की तैयारियां अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन इतिहास में। 1915 ब्रिटिश सरकार ने नोबेल पुरस्कार सम्मानित कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड से अलंकृत किया था। 1947 की बात करें तो ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया था आज ही के दिन। और 1972 में भारत का पहला निर्मित आधुनिक युग के युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और 1990 की बात करें तो जापान के एनालॉग शहर में दुनिया का पहला एचडी टीवी प्रसारण शुरू किया गया था। तो ये बात तो हो गई इतिहास की। इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ तो ये तो हमने जान लिया। अब आगे का सेगमेंट हमारा होता है विचारों का। तो आइए जानते हैं क्या कहता है आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है कि जिंदगी और सेहत साइकिल चलाने जैसी होती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। संतुलन बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार पैडल मारने ही होंगे। जी हाँ, बात जिंदगी की हो रही है तो प्रयास करते रहने पड़ेंगे। पैडल मारने से प्रयास करने का ही हमारा संबंध है। जितने पैडल आप मारेंगे उतनी ही गति आपके जीवन में मिलती जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि एक साइकिल की बात होती है, साइकिल ना केवल एक जीवन में आगे बढ़ने की हमें संदेश देती है, इसके अलावा भी कई संदेश साइकिलिंग हमें देती है। जी हाँ, आज का दिन जो कि 3 जून का होता है वो घोषित किया गया विश्व साइकिल दिवस के रूप में। तो विश्व साइकिल दिवस क्यों मनाया जाता है, यही हमारी आज के चर्चा का विषय होगा। और चर्चा का विषय है तो विशेषज्ञ भी होंगे। जी हाँ, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रूपा प्रकाश, जो कि वैसे तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं भोपाल में जानी मानी, परंतु वो साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस पर भी बहुत ध्यान देती हैं और साइकिलिंग भी कहीं ना कहीं उनका शौक है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रूपा प्रकाश का हमारे कार्यक्रम में। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी का। और दर्शकों देखिए, एक और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, एक और गेस्ट हैं। अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। कुछ लोग अच्छे श्रोता होते हैं, कुछ लोग अच्छे वक्ता होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच को शब्दों में पिरोकर कागज़ों पर उतारने की कला रखते हैं। जी हाँ, वो ना केवल आपकी और हमारी सोच जानते हुए लिखते हैं, बल्कि समाज को भी आईना दिखाते हैं। समाज के आईने को दिखाते हुए अपने लेखन कला से सभी को अलग अलग तरीके की जानकारियाँ, अलग अलग लेख लिखने वाली ही एक ऐसी प्रतिभा हमारे साथ हैं, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर लता अग्रवाल जी का। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, चलिए, क्योंकि हमने बात शुरू करी है साइकिलिंग की, तो चलिए जानते हैं क्यों आखिर मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी अनिका, विश्व साइकिल दिवस लगभग 2018 में यूनाइटेड नेशन एक वहाँ पर महासभा हुई, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, एक प्रोफेसर सिब्लिंस्की जो कि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उस दौरान इसको प्रस्तावित किया कि साइकिल एक ऐसा यातायात का साधन है जो लगभग 200 सालों से भी ज़्यादा जो सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बहुत टिकाऊ है। तो इसको क्यों ना लोगों को एक्टिव बनाने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने के लिए, जिससे कि वो और हेल्दियर लाइफस्टाइल फॉलो कर सके, बीमारियों से दूर रह सकें, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, वो हर तरीके से स्वस्थ रहेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा अच्छा देश को सहयोग दे पाएंगे। तो इस तौर पे वर्ल्ड साइकिलिंग डे स्टार्ट किया गया 2018 में, और इस वर्ल्ड साइकिलिंग डे को इस तौर पे मनाया जाना चाहिए ताकि एक दिन सभी लोग जागरूक हों और इस दिन संबद्ध हों, अपने लिए थोड़ा सा हेल्थ एक्टिविटी को वो शुरुआत करें और इसको आगे के लिए अपने लाइफ
लाइफस्टाइल में या रोज़ की दिनचर्या में शामिल करें, हिस्सा। ताकि उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे परिवर्तन हो जी। और ये आगे उनकी रोज़ रूटीन का हिस्सा बने। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। देखिए दर्शकों, बात अगर हम अपने बचपन की करें तो साइकिल एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी उस बचपन का, बट कहीं न कहीं आधुनिकता के दौर की तरफ हम जैसे-जैसे बढ़े, साइकिल पीछे रह गई। तो आज हम सारी बातें करेंगे साइकिलिंग से जुड़ी, पर जैसे हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, तो आइए लता जी से जानते हैं। लता जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई लेखन की? कैसे लेखन की तरफ रुख हुआ आपका? मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक साहित्यकार छुपा है। जी। ये अलग बात है कि क्या परिस्थितियां होती हैं कि उसका जो लेखन है वो बाहर आता है। हुँ। तो यही स्थिति मेरे साथ रही कि कम उम्र में पिता का साथ छूट गया, तो जो हालात थे उन हालातों ने ये देखने पे विवश कर दिया कि दुनिया कैसे बदलती है। एक इंसान के जाने के बाद दुनिया कैसे बदलती है। फिर लगा कि अगर मैं किसी को अपनी वो पीड़ा बताऊं तो दुनिया तो कहते हैं ना हाथ में नमक लेके घूमती है कि आपके घावों पे डालेगी। तो तब मुझे ऐसा लगा कि किसी से कहने की बजाय मैं अपनी जो पीड़ा है उसको कागज़ों पर उतारूं, और बस तभी से अपने भाव लेखनबद्ध करना शुरू कर दिया। और नहीं जानती थी कि ये एक लेखन की प्रक्रिया है या एक लेखक होने की प्रक्रिया है। बस इसी तरह धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और आज यहाँ तक आई हूँ। जी, बहुत अच्छी बात और एक तरीके से बहुत प्रेरणादायक बात भी है कि देखिए दुखों को अब एक रास्ता देना, एक मोड़ देना और कहीं न कहीं लेखन की तरफ अपने दुख को मोड़ देना, वो एक बहुत बड़ी कला है। तो कुछ न कुछ सुनना चाहेंगे हम आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही। बिल्कुल, चूँकि अभी बात पिता पर हुई है और जून माह जो है वो पिता पर ही जी। पितृ दिवस के लिए है। तो बस जैसा कि मैंने बताया कि कम उम्र में पिता का साथ छूट गया था और कैसे दुनिया बदली थी, बिल्कुल। वो इस कविता के माध्यम से आप देखेंगे। जी। शीर्षक है हर रोज थी दिवाली, हर रोज थी दिवाली, बाबा आपके रहते, बाबा आपके रहते रिद्धि सिद्धि नित आंगन में बरसती थी। खुशियाँ गले लगने को तरसती थी, खुशियाँ गले लगने को तरसती थी, मचलती थी हर दिन हमारी धनतेरस मनती थी। आपके रहते बाबा, आपके रहते खुशियाँ दौड़ दौड़ आती थी कदमों में हमारे, बाबा आपके रहते खुशियाँ दौड़ दौड़ आती थी कदमों में हमारे। मुस्कान होठों पर हमारे सस्ती थी, मुस्कान होठों पर हमारे सस्ती थी, बाबा रूप चौदस तो हमारी तब बनती थी। जलते थे आँखों में, जलते थे आँखों में उम्मीदों के चिराग, संभावनाएं उंगलियां पकड़ने को मचलती थी। सुनो न बाबा, सुनो न बाबा, दिवाली तो तब मनती थी। चिकनी चुपड़ी थी, चिकनी चुपड़ी थी या रूखी सूखी, संग मिलजुल कर हर निवाला गले उतरता था। चिकनी चुपड़ी थी या रूखी सूखी, संग मिलजुल कर हर निवाला गले उतरता था। बाबा अन्नकूट तो हमारा तब मनता था। एक छत के नीचे बैठ, हमारा दीपावली का त्यौहार 5 दिन का होता है, तो वो 5 दिन को यहाँ मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। एक छत के नीचे बैठ बतियाते थे प्रेम से, एक छत के नीचे बैठ बतियाते थे प्यार से, सभी सुख दुख अपने साझा करते थे। बाबा भाई दोस्तों तब मनाते थे, बिना आपके कैसी दिवाली, बिना आपके कैसी दिवाली, कहने को तो दीप सजते हैं, रोशनी मन के दीपों की अब कहाँ जलती है। बाबा दिवाली अब कहाँ मनती है, बाबा दिवाली अब कहाँ मनती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण ये कविता थी आपकी। बिल्कुल। और देखिए बचपन की यादें कहीं ना कहीं पिता से भी जुड़ी हुई होती हैं और उसमें साइकिल का नाम ज़रूर आता है। तो आगे रूपा जी, प्रश्न WHO से संबंधित है आपका कि WHO के अनुसार शारीरिक गतिविधि से जुड़ा जो ग्लोबल अगर हम बात करें एक्शन प्लान, वो क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल किया निका आपने। WHO ने ये पाया कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोग इनएक्टिव होते जा रहे हैं और इनएक्टिविटी से बहुत ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो WHO का ये विज़न है जो उन्होंने डिसाइड किया है टू बी अचीवेबल बाय 2030। जी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी हैव टू मेक पीपल मोर एक्टिव फॉर हेल्दियर वर्ल्ड। जी जी जी। तो GDP का जो प्रोडक्शन ओवरऑल है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन जो अडोलेसेंट एंड एडल्ट मेजर पॉपुलेशन होती है। तो
उसमें ये पाया गया कि इनएक्टिविटी है। इनएक्टिविटी के तौर पे बहुत सारी बीमारियां सामने आने लगी, जिससे कि आपका डेली रूटीन और वर्क स्टाइल भी बहुत अफेक्टेड होती है। तो आप अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं और प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होती है। तो ओवरऑल ग्लोबली इस चीज़ को टारगेट करने के लिए WHO ने एक सस्टेनेबल हेल्थ के तौर पे एक्टिव पीपल प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिविटी, हेल्थ एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया। तो हेल्थ एक्टिविटी इज़ इन द फॉर्म ऑफ साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें और रोज़ करें, तो इससे धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जी, तो कुल मिला के WHO की ये जो पहल है ये इसीलिए है कि जो दुनिया कहीं ना कहीं शारीरिक गतिविधियों के हिस्से में पीछे बैठ गई है, कहीं ना कहीं उनको भूल गई है, वो शारीरिक गतिविधियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें जी। और रोगों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी उसके साथ। आगे लता जी आप हमें बताइए कि कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं आपकी जो कि अभी तक पब्लिश हुई हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं कौन सी? जी, इस समय तक मेरी 70 के करीब किताबें पब्लिश हो चुकी हैं जी। और इसमें शिक्षा और साहित्य की सभी विधाओं के क्षेत्र में हैं, जिनमें जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो स्कूल लेवल से लेकर पाठ्यक्रम, महाविद्यालय पाठ्यक्रम तक मेरी पढ़ाई जा रही हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। जी। और इसके अलावा साहित्य की विभिन्न विधाओं में कविता है, कहानी है, उपन्यास है, लघु कथाएँ हैं और बाल साहित्य को लेकर भी मैंने काम किया है। तो और अगर विशेष लेखन की बात करूं तो थर्ड जेंडर पर मेरा देश में सबसे ज़्यादा लेखन है। मैंने 6 विधाओं में उसमें लिखा है, जिसका जो उपन्यास है मंगलामुखी वो बहुत पसंद किया गया है। जी जी। और आज वो मेरे ख्याल से मंगलामुखी पर 12 बच्चे PhD कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने शामिल किया है उसको कि हमें ये बड़ी अपील करती है ये वाली ये उपन्यास। तो मुझे लगता है कि और वो इसलिए हुआ है कि मैं ये केवल कोरा लेखन नहीं था, मेरा उद्देश्य केवल लेखन नहीं था, मैं उनके जीवन से जुड़ के उनके घर रही हूँ, उनके साथ रही हूँ। भोपाल के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में, लखनऊ, उनके घर रहकर। अगर लता जी कहें तो मेरा प्रश्न भी यही था कि थर्ड जेंडर या हम किन्नरों की बात करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल। या एक तरीके से समाज से कटा हुआ ये वर्ग है। बिल्कुल। तो इस पे कहाँ कैसे ध्यान गया और कैसे आपने सोचा इसमें? बहुत अच्छा सवाल है। लोग बात कतराने से भी कतराते हैं बात करने से। तो शायद कहीं ना कहीं ये हमारा एक पूर्वाग्रह है जी। और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये पूर्वाग्रह पहले रहा है, क्योंकि बचपन में जब भी हम निकलते थे या हमने कुछ लोगों के घर में उनका जो व्यवहार देखा है उससे हमारे मन में भी कहीं ना कहीं भय बैठ जाता है। और एक बार ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई कि मैं NCERT में थी, पढ़ाती थी, मुझे बच्चों के लेके कॉलेज में जाना था और बस में बैठी थी। बस वाले ने हमें अंदर बिठा लिया और देखा तो बस में जगह बिल्कुल नहीं, और तब ऐसा लगा कि अरे बड़ी दूर जाना है, खड़े होके जाएंगे। तो मैं बड़े उससे कोना तलाश रही थी कि कहीं टिकने के लिए जगह मिल जाए। एकदम से आवाज़ आई, दीदी यहाँ आ जाइए। जी। देखा नहीं बिल्कुल कि कौन ने आवाज़ दी है, किसने आवाज़ दी है, वह लगा कि यार किसी ने तो जगह दी और दौड़ के जाके वहाँ बैठ गई। लता जी मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। प्रदीप साहू जी दर्शक हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं फ़ोन कॉल पर। प्रदीप जी अपना प्रश्न कीजिए। नमस्कार प्रदीप जी, आपका स्वागत है, प्रश्न कीजिए। जी प्रदीप जी अपना प्रश्न कीजिए। हाँ मैडम, आवाज आ रही है क्या अनिका मैडम? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न करें। हाँ, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ भोपाल से। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी। मैं साहित्य से रिलेटेड प्रश्न मेरा मैडम से ये है कि मैडम आज के समय में क्या लोगों का पठन पाठन में रुझान कम हो गया है? पठन पाठन में रुझान कम हो गया है, तो वर्तमान समय में साहित्य और साहित्यकार की कितनी प्रासंगिकता रह गई है, थोड़ा सा प्लीज ये बताइए। बहुत ये प्रश्न है ना। और दूसरा ये साइकिलिंग पर है कि मैडम साइकिलिंग जो है हेल्थ के अलावा जो मेन बात आपको बतानी चाहिए वो ये है कि साइकिलिंग इको फ्रेंडली भी होता है। जी जी। साइकिलिंग करना besides providing good health, it is also an eco friendly instrument. जी। It is in the favor of environment. So it is an eco friendly. पर्यावरण के अनुकूल है। धन्यवाद। मैडम साइड पर बताइए थोड़ा सा, है ना। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत अच्छा और गंभीर सवाल आपने उठाया है कि आज निश्चित रूप से साहित्य को लेकर लोगों का रुझान कम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक मेन कारण तो ये है मोबाइल।
तो मोबाइल के लिए हम ये नहीं कह सकते कि लोगों की पठन पाठन में रुचि कम हुई है। लोग पढ़ रहे हैं, मैसेज पढ़ते हैं, जो भी हम मोबाइल में लिखते हैं वो पढ़ते हैं, मोबाइल में कहानियाँ पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, और युवा वर्ग जो है वो बड़ी मात्रा में जरिए बदल गए हैं, ये जरिए बदल गए हैं, वो बड़ी मात्रा में इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो पढ़ना तो जारी है, लेकिन हाँ, साहित्य और साहित्यकार की बखत थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। उसके पीछे कारण यह है कि आज हर घर से, जैसे मैंने अभी बताया था कि हर व्यक्ति के अंदर एक साहित्यकार है, तो आज वो साहित्यकार बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। तो हर घर में दो तीन साहित्यकार निकल रहे हैं। और इतनी पहले क्या होता था कि जो धर्मयुग है, सरिता है, सारिका, ये जो पत्रिकाएं हुआ करती थी, इसमें बहुत चुनिंदा रचनाएं, जो संपादक हुआ करते थे वो बहुत सोच समझ के रचनाएं, स्तरीय रचनाएं लिया करते थे। आजकल पैसे देके पब्लिश हो रही हैं रचनाएं, तो वो हर कैसी भी रचना हो उसका कोई स्तर नहीं रहा। तो स्तर कमजोर होने की वजह से पाठकों का रुझान भी कम हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण है। जी जी जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई हूँ। जी बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। आगे रूपा जी, आपके लिए उनका सवाल था जी साइकिल से बिल्कुल, साइकिलिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। ये देखिए, क्योंकि बाकी सब जो साधन है उनमें हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, उनसे कार्बन उत्सर्जन होता है। ग्लोबल वार्मिंग अभी बहुत बड़ा इशू हो गया है। हम किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को, जैसे भी मानव संसाधन और इस्तेमाल के तौर पर ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो हमें मनुष्य जाति के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो बिल्कुल साइकिलिंग ऐसा ही एक साधन है। ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कार का और दूसरे ईंधन इस्तेमाल करने वाले साधनों का उपयोग कम से कम करें। आपको ज़्यादा डिस्टेंस के लिए जाना है तो आप कार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको नियर बाय ग्रोसरी स्टोर पे जाना है, छोटे मोटे और भी काम करने हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए साइकिल इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी और एनवायरनमेंट को तो बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए, वर्ल्ड साइकिलिंग डे, वैसे भी हम स्वास्थ्य की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम और भी पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे कि साइकिलिंग किस तरीके से, आपने जैसे बताया कि पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जहाँ पेट्रोल और बाकी ईंधन जो हैं वो पैसा लेते हैं, यहाँ साइकिल चलाने पर केवल स्वास्थ्य लगता है, स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, स्वास्थ्य मिलता है, कुछ देना नहीं पड़ता आपको। जी रूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्योंकि आपसे बात कर रहे थे, किन्नरों के बारे में आप बता रही थी कि किस तरीके से आपने लिखा, तो क्या उनसे जुड़ी भी कुछ लेख हैं, कुछ कविताएं हैं? अभी फिलहाल तो नहीं। और किस तरीके की किताबें उस पर लिखी हैं? उस पर मैंने एक सबसे पहले लिखा था एक उपन्यास जी। और उस उपन्यास को इतनी प्रसिद्धि मिली कि मेरा हौसला बढ़ा। और वो उपन्यास मुझे लगता है कि लोगों को पसंद ही इसलिए आया कि वो मैंने उनके साथ रह के उनके जीवन की जो पीड़ाएं मैंने गहराई से समझी, जो उनके अपनों से बिछोह का दर्द, अपनों की उपेक्षा, समाज की उपेक्षा और उनकी जो प्रतिभाएं हैं, क्योंकि एक शरीर के एक छोटे से अंग की कमी के कारण उनकी प्रतिभा में कहीं कोई अंतर नहीं आया है। तो उनकी प्रतिभाओं की जो उपेक्षा हुई है, वो सब जो पीड़ा है, जो उनके अंदर एक सपना है कि हमारा भी घर होता, हमारा भी पति होता, हमारे भी बच्चे होते, तो ये सब पीड़ाओं को जब मैंने करीब से देखा तो उनकी सब पीड़ाओं को मैंने क्रम से एक उपन्यास में शामिल किया। इसीलिए वो मंगलामुखी, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा जो उद्देश्य था कि मैं समाज को उस वर्ग से जोड़ पाऊँ, तो उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे इतनी प्रतिक्रियाएं आई हैं कि मैडम, हमारे मन में जो उनके प्रति पूर्वाग्रह था वो हमारा मिट गया है, जो भय हमारे मन में था वो भय हमारा मिट गया है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद हमारी संवेदनाएं उनके प्रति जागी हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने उपन्यास को इस मामले में सफल मानती हूँ। इसके अलावा फिर मैंने उन पर 111 कविताओं का एक संग्रह निकाला, 121 लघु कथाओं का एक संग्रह निकाला, 19 कहानियों का एक संग्रह, जो उनके जीवन की घटनाएं जो लोग नहीं जानते हैं जी, कि इसके बस लोग इतना जानते हैं कि लोग बधाइयाँ मांगते हैं और थोड़ा सा इनका व्यवहार रूढ़ होता है, लेकिन इन सब के पीछे और इसके अलावा जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर मैंने कहानियाँ लिखी। और वो कहानी संग्रह है, उसका शीर्षक था 1000 दिनारा लौंडा, और शिशक्ति दास्तान एक कविता संग्रह है, दहलीज का दर्द लघु कथा संग्रह है उन पर। और इसके अलावा
LGBTQ ये एक लंबा समुदाय बढ़ता जा रहा है आज हमारे समाज में। अभी तक लोग केवल थर्ड जेंडर को जानते हैं, लेकिन ये जो समुदाय इतना बड़ी मात्रा में इनकी कैटेगरी बढ़ती जा रही है, उसके बारे में मुझे लगता है कि अभी समाज में 5% लोग जानते होंगे। तो उन सब से अलग अलग मिल के उनसे इंटरव्यू साक्षात्कार करके एक बुक उस पर निकाली है, जेंडर खोज, और एक नाटक के रूप में उनकी पीड़ाओं को भी मैंने लाने देखिए में। लता जी, जहाँ एक लेखक को समाज का आईना माना जाता है या वो समाज को आईना दिखाने का भी काम करता है, तो ये बहुत ही आपका कहेंगे कि एक प्रेरणादायक आपकी जी, लेखन है धन्यवाद। और इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद। रूपा जी, आपकी तरफ चलते हैं। और क्योंकि आप स्वास्थ्य से जुड़ा काम करती हैं, आप दोनों तरीके से हैं, तो ये हमें इंटरेस्ट बताइए कि आप एक तरफ तो स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं और साइकिलिंग और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी आप उतना ही रुझान रखती हैं, तो किस तरीके से ये तालमेल बैठता है और कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है आपको कि आप साइकिलिंग या मेरे ख्याल से मैराथन वगैरह में भी आप पार्टिसिपेट करती हैं? जी जी। फिटनेस मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इसलिए इंक्लूड किया, बहुत ज़्यादा जैसे महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन हैं और बच्चे भी होते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं जी। तो आपको सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बैलेंस करना है इन सब चीज़ों को। बिल्कुल। तो फिटनेस को दो तरीके के आयाम होते हैं फिटनेस के। एक वो है कि आप सब कुछ छोड़ के फिटनेस करते रहो, वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, एक अलग वर्ल्ड है वो। लेकिन आपको ये सब चीज़ें बैलेंस करनी है तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितना टाइम आपको फिटनेस एक्टिविटी के लिए और किस इंटेंसिटी तक देना है जी। और इसको आपको दिनचर्या में रोज़ शामिल करना। तो मैंने इसको अपनी दिनचर्या में रोज़ शामिल किया। उद्देश्य ये था कि बाय द एंड ऑफ द डे मुझे फिज़िकली अच्छा फील हो, मैं परिवार को पूरा समय दे सकूं, अपना काम बहुत अच्छे से कर सकूं और थकान महसूस ना हो और खुश रहें। हम खुश रहेंगे, महिलाएं खुश रहेंगी तो वो अपने परिवार को खुश रख पाएंगी, वर्क प्लेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी, साइकिल उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरे लिए। कब से शुरुआत करी आपने साइकिलिंग? साइकिलिंग की शुरुआत 2018 में मैंने शुरुआत की जी। और इसको लगभग जैसे हफ्ते में 2 या 3 दिन मिनिमम मेरा रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ साइकिलिंग का। इसके अलावा मैं रनिंग करती हूँ, मैं मैराथन रनर हूँ मैं। 21 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स रन इनमें पार्टिसिपेट करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन सारी एक्टिविटी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 45 मिनट्स इन अ डे सबसे पहले आपको अपने लिए डिवोट करना है, उसके बाद आप अपने दिनचर्या की बाकी शुरुआत करें। 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यस यस यस। किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी हो, साइकिलिंग उसका एक पार्ट हो सकता है। यस यस। और यहाँ पर रूपा जी एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने साइकिलिंग का बताया, आपकी डेली लाइफ में शामिल है, आपकी दिनचर्या में वो शामिल है, परिवार का कहाँ तक साथ है? परिवार वाले कितने? परिवार वालों के कंट्रीब्यूशन के बगैर ये सब चीज़ें मुश्किल होती है। आप अकेले नहीं कर सकते क्योंकि बैकलॉग्स और इतने सारे आपके पास हर्डल्स क्रिएट करने वाली चीज़ें होती हैं। आपके जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, दूसरे काम है, आपको अपने वर्क पे जाना है। तो डेफिनेटली जब तक आपके दूसरे वर्क संभाले ना गए हों, परिवार का रोल वहीं आता है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये एनकरेजमेंट हस्बैंड से मिलता है। और बचपन से मेरे माता पिता भी बहुत इस फील्ड में एक्टिव रहे हैं। मैंने उनको बचपन से देखा है कि वो कैसे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा होता था, सनराइज़ से पहले वॉक पे जाते थे, अपनी एक्टिविटीज़ का वो डेली हिस्सा होता था उनकी लाइफस्टाइल का। तो कहीं ना कहीं वो सब प्रेरणा होती है। और शादी के बाद तो डेफिनेटली यदि दोनों पार्टनर्स एक्टिव हैं तो वो और भी ज़्यादा आपकी चीज़ों को आगे बढ़ा देती हैं। और यही संदेश हम बच्चों को भी दे सकते हैं आगे चल के कि लाइफ स्टाइल में जितनी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी, साइकिलिंग उसका पार्ट हो सकता है, बिल्कुल, तो उतना ही स्वस्थ आप अपना जीवन फैमिली। और लता जी आपकी तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान की बात चल रही थी, बाल मनोविज्ञान पर आपने काफ़ी कुछ लिखा है। जी। तो बाल मनोविज्ञान पे मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि अक्सर मैं कविताएं और कहानियां जो मतलब पत्रिकाओं में आती हैं, उसमें मैंने देखा कि शायद हम लोग अपने बचपन से देख रहे हैं, तोता मैना, कौआ चिड़िया, ये सब इन पर कहानियां लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी बच्चों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज परिवेश बदल गया है। आज बच्चे, उस समय के बच्चे एक सामूहिक परिवार में रहते थे,
दादा दादी थे, साथ में और भी परिवार के लोग थे, तो उनको वो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था, न ही परिस्थितियाँ इतनी जटिल थीं। आज आप देखेंगे कि बच्चे स्कूल लेवल पर भी काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, क्योंकि स्कूल में अगर कोई समस्या हुई है और घर आकर कहा तो पता पड़ा घर में और पिटाई लगी। तो ऐसी कुछ समस्या, तो मुझे ऐसा लगा कि बाल साहित्य के माध्यम से वो चीज़ें, और यही कारण है कि हम, जैसे अभी प्रदीप जी ने प्रश्न किया कि लोगों का रुझान क्यों कम हुआ पढ़ने में, और हम ये बहुत बड़ी शिकायत करते हैं कि बच्चे आजकल साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं जी। तो पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है कि वो काल्पनिक संसार, बच्चे इतने आजकल कहना चाहिए उनका IQ इतना तेज हो गया है कि वो काल्पनिक संसार को फौरन भांप लेते हैं कि ये चीज़ें कहाँ परी कहाँ हैं, हमने तो देखी नहीं है कभी। तो इस तरह बच्चे यथार्थ में जीना चाहते हैं, और अगर साहित्य के माध्यम से हम उनके जीवन की कुछ समस्याओं को कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, और साथ में जाते जाते उसके एंड में एक उनका समाधान हम प्रस्तुत करते जाएं वो समस्याओं का। जैसे अभी मेरा एक कहानी संग्रह आया था, आत्मविश्वास का ताबीज, उसमें यहीं से शुरू है कि बच्चे आजकल देख रहे हैं स्कूल में, कई बच्चे ने कहा कि मेरी मम्मी तो फलानी जगह गई थी, ताबीज लेके आई, तो उससे तो मेरा फर्स्ट क्लास नंबर आएगा। तो वो कुछ संयोग ऐसा हुआ कि उस बच्चे का उस महीने टेस्ट में नंबर भी अच्छे आए, इस बच्चे के कमजोर आए नंबर। तो उसकी मम्मी को लगा कि, मम्मी से उसने कहा, उन्होंने कहा बेटा ये सब पागल बनाने वाली बात है। वो उन्होंने कहा मम्मी ने तो सुनना ही नहीं है, तो उसने मम्मी को न बोल के अंदर ही अंदर वो कुंठित होने लगा, तो उसके नंबर और कम आने लगे। और कारण क्या लगा उसको कि मैंने ताबीज नहीं पहना इसलिए। फिर उसकी मम्मी ने उसकी नब्ज पहचानी, माँ तो वैसे ही शिक्षक होती है, तो उन्होंने एक बाजार से ताबीज ला के दिया कि ये लो तुम्हारे वो गुरुजी ने ताबीज दिया है। उसके बाद वो बच्चे का उत्साह ऐसा बढ़ा कि वो वापस फर्स्ट क्लास आ गया। तो जब उसने मम्मी से कहा, देखा आपने ताबीज ला के दिया था इसलिए मैं फर्स्ट क्लास आया, मम्मी ने ताबीज खोल के बताया कि बेटा उसमें कुछ नहीं है, वो मार्केट से ला के दिया था, जो कुछ है वो आपका आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास अगर आपका, तो बच्चों को हम ऐसी समस्याएं हम सामने ला के दें तो निश्चित रूप से वो पढ़ेंगे कि अरे ये तो मेरी समस्या है, देखिए इसमें क्या समाधान है। तो इस तरह बच्चे का रुझान उसमें बढ़ेगा। तो आज मुझे ऐसा लगा कि बाल मनोविज्ञान को पढ़ते हुए, बच्चों को पढ़ते हुए, चूंकि मेरा बच्चों से बहुत सानिध्य रहा है, तो पढ़ते हुए हम उनकी समस्याओं को अगर साहित्य के माध्यम से लाते हैं तो निश्चित रूप से अभी एक उपन्यास मेरा आया है कलयुग का पार्थ जी। तो कोई रचना अगर हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। बच्चों पे तो नहीं है अभी, कोई और भी अगर ऐसी हो जो आप सुनाना चाहें। अभी प्रकृति की चूंकि आप बात कर रहे थे, तो प्रकृति पर ही एक रचना सुनाती हूँ। और अभी अमृत महोत्सव के दौरान, चूंकि मैं रेडियो से बहुत जुड़ी रहती हूँ, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि अमृत महोत्सव के दौरान नदियों पे अभी काम चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक कविता आपके सामने रखती हूँ, स्त्री और नदी कैसे दोनों में साम्य है। आसान नहीं है स्त्री होना, आसान नहीं है स्त्री होना, बनने स्त्री नदी होना होता है, बनने स्त्री नदी होना होता है। चीर कर सीना चट्टानों का, चीर कर सीना चट्टानों का, बचाने अस्तित्व अपना बहना होता है। कई मोड़ों से होकर स्रोतों को अपने खुद में समेटते हुए, कभी गुहर सुरंगों में, कभी ताल तलैयों में करनी होती है गुजर। पाने लक्ष्य को अपने करनी होती है तपस्या लंबी, कभी पथरीली राहों पे, कभी अतल गहराइयों में। अस्तित्व को अपने विभाजित कर अलग अलग पहचानों से बहना होता है, तब कहीं जिंदा रहती है नदी। ठीक वैसे ही स्त्री कभी किसी की बेटी, बहन, पत्नी, माँ बनकर खोना होता है स्वतंत्र अस्तित्व अपना। न होकर भी होना, न होकर भी होना, होकर भी न होना जताना पड़ता है। स्वीकारनी होती है वायु वेग की सत्ता, तब कहीं जिंदा रहती है नदी। कोई नहीं देखता उसके संघर्षों को, सब यही समझते हैं कि हिम के पिघलने से ही अस्तित्व है नदियों का। बहानी होती है गंध, बहानी होती है, ये पीड़ा है नदी की। और कहीं ना कहीं स्त्री भी लोगों के, अपने परिजनों के, सबके दुख दर्द को बहानी होती है गंध। धोकर पाप पतितों के, हरना होता है उनका धर्म। स्त्री पचा कर दुख अपनों के, स्त्री पचा कर दुख अपनों के, हल्के करती है अपनों के दुख। मान कर आराध्य समंदर को, नदी कर देती है समर्पण।
मानकर आराध्य समंदर को नदी कर देती है समर्पण। जानते हैं सभी इन नदियों से है अस्तित्व समंदर का, मगर नज़र नहीं आता किसी को समर्पण नदियों का। सभी को दिखती है विराटता समंदर की, किसे है परवाह, किसे है परवाह सिकुड़ती धाराओं की। कितना है शेष जल, कितना है शेष जल गर्भ में उसके, वह भी चाहती है क्षतिपूर्ति। बेपरवाह सब भर लेना चाहते हैं अंजुलि अपनी। इतना ही वास्ता है स्त्री और नदी से सबका, इतना ही वास्ता है स्त्री और नदी से सबका। बिल्कुल, बहुत अच्छा। स्त्री और नदी दोनों की वेदना आपने अपनी कविता के द्वारा बताई है इसमें। और रूपा जी, क्योंकि बात हम स्वास्थ्य की कर रहे हैं और साइकिलिंग की कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य पर चर्चा करना भी ज़रूरी है। ऐसे कौन से स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साइकिलिंग कैसे प्रभाव डालती है, अगर हम रोगों की बात की जाए? क्योंकि हमने बात की शुरुआत यहीं से करी कि दिनचर्या बदल गई है, लोगों का रहन सहन बदल गया है। जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ, ये शारीरिक श्रम कम हो गया है, तो रोगों ने अपना घर बना लिया है। किस तरीके से साइकिलिंग इफेक्ट डालती है, हमें बताइए। साइकिलिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। जी। तो जैसे किसी भी व्यक्ति ने पहले कभी भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की है और शुरुआत करना चाहता है, तो वॉकिंग तो ठीक है, उसके अलावा साइकिलिंग भी एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है। जी। तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट को अफेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है, और लंग्स में ये सब, इन सब चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। जी। तो इन पॉजिटिव चेंजेस से पहले आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। मेटाबॉलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब तक आपका मेटाबॉलिज्म चेंज नहीं होगा तब तक आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं पा सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होता है तो छोटी मोटी बीमारियां दूर भागने लगती हैं, और लंबी बीमारियां, जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हाँ, जो उच्च रक्तचाप के मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, और हार्ट डिसीज़ के मरीज़ होते हैं, अस्थमा के मरीज़ होते हैं, ये सारे जो दीज आर बेसिकली लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो इन सब का काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल चेंजेस, फिज़िकल एक्टिविटी, साइकिलिंग, इन्हीं सब चीज़ों से काफ़ी हद तक इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। थोड़ी बहुत बीमारी होगी तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करेंगे तो चली जाएगी, और यदि आपको ज़्यादा बीमारी है तो उससे आपकी दवाओं की रिक्वायरमेंट कम होने लग जाएगी, और धीरे धीरे उसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं यदि आप इसको रोज़ की दिनचर्या में शामिल करते हैं। तो दिस इज़ अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। सेकेंड, यदि आपको रोज़ साइकिलिंग आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने एक्सरसाइज रूटीन में, तो इट स्ट्रेंथन योर मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, बोन हेल्थ बढ़ाती है ये, और आपकी कोर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करती है, लंग्स या फेफड़ों को भी फेफड़ों को मजबूत करती है। एरोबिक एक्सरसाइज है ये, ऑक्सीजनेशन बॉडी में बढ़ता है। कोर बॉडी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो अपराइट पोस्चर होता है, और ये सब जो जोड़ों से संबंधित बीमारियां होती हैं, और जैसे महिलाओं और बाकी लोगों में भी थकान और अनिद्रा की समस्या, ये सब जो चीज़ें हैं वो भी ये ठीक होने लग जाती हैं। शारीरिक कष्टों की तो बात कर ली, मानसिक रूप से किस तरीके से साइकिलिंग इफेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो गुड हार्मोन रिलीज करती हैं। गुड हार्मोन मीन्स हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स होते हैं, कैटेकोलेमिन्स होते हैं, तो वो डेली उनका प्रोडक्शन बढ़ते जाता है। तो जो आप अनिद्रा, मानसिक तौर पे आप बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने से ये हार्मोन्स बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं, और इससे आप बेहतर महसूस करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। वैसे भी साइकिलिंग अगर देखा जाए तो हम घर से बाहर निकलते हैं तो पर्यावरण से जुड़ते हैं, खुली हवा मिलती है हमें, हमारी सोच में बदलाव होता है, हम पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं, हम पर्यावरण के करीब जाते हैं, हमारा सोचने का नज़रिया बदलता है। जैसे आप जागरूक होंगे कि रोज़ आप पेड़ लगाएं, पक्षियों के लिए दाना पानी डालें, और इससे भी आपको और खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से शारीरिक जो है वो लाभ तो मिलता ही है साइकिलिंग से, मानसिक रूप से भी बहुत लाभ देती है साइकिलिंग। और महिला स्वास्थ्य की भी अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि बात चल रही थी कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बच्चे और युवा या पुरुष वर्ग जो हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, महिलाएं इसमें पीछे हैं। और महिलाओं को होने वाले जो रोग हैं, अगर हम बात करें आज के जीवन शैली की, तो PCOD की समस्या मान लें, या कोई भी ऐसे अन्य रोग हैं जो स्त्रियों से संबंधित हैं, तो उनके लिए क्या प्रेरणादायक आप इसमें साइकिलिंग का जो है वो
जोड़ना चाहेंगी? जी, आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न पूछा है। महिलाएं वाकई अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं। जी। बहुत सारी जिम्मेदारियों के चलते उनको ये लगता है कि ये बिल्कुल उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप घर में सोचते हैं कि आपने एक्टिविटी कर ली, ऊपर नीचे सीढ़ियों से चढ़ उतर लिया, या आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो घर में काम कर रहे हैं वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी इन सारी चीज़ों से अलग होती है। एक अलग समय निर्धारित करके एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए। तो साइकिलिंग इज़ अ गुड फॉर्म, जैसे मैंने बताया कि लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज है, तो डेली रूटीन में इंक्लूड करें। तो महिलाओं की जो समस्या है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक मेटाबॉलिक चेंज है। जी। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ या इनसे रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं। आजकल यंग गर्ल में ही देखा जा रहा है कि ये सारी समस्याएं होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत होती है। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं साइकिलिंग करने से धीरे धीरे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, और जैसे मैंने बताया था दवाओं की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसके अलावा ये देखा गया कि जो फिज़िकली एक्टिव वुमेन हो गई हैं, तो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जैसे वो कई सालों से एक्टिव हैं, तो महिलाओं में जो स्तन कैंसर का ख़तरा है वो भी कम हो जाता है। जी। और आप बाहर जाते हैं तो विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है आपको, जो कि महिलाओं की बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लेंगे तो बोन हेल्थ भी मजबूत होगी आपकी। जी, जी, जी। तो इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, दूर रहा जा सकता है, काफ़ी हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं। तो एक साइकिलिंग और इतने सारे लाभ, तो क्यों ना इसको अपनाया जाए। दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं, और चर्चा को तो हम जारी रखेंगे ही। साइकिलिंग पर भी बात कर रहे हैं और लेखन या साहित्य पर भी हम बात कर रहे हैं, पर एक और हमारा सेगमेंट होता है जो होता है पर्यटन का। तो चलिए मध्य प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल की सैर करके आते हैं। भीमबेटका को दूर से देखने पर लगता है मानो यहाँ की पहाड़ियां किसी किले की दीवारों से घिरी हों, लेकिन वास्तव में ये हैं विशाल चट्टानें। भीमबेटका के बारे में ऐसी धारणा है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ भी रहे थे और महाबली भीम यहाँ की विशाल चट्टानों पर बैठकर अपने भाइयों की रखवाली किया करते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम भीमबेटका हो गया। पांडवों के प्रवास के यहां कई सबूत मिलते हैं। पास के लाखा जोहार के जंगल के बारे में कहा जाता है कि कौरवों ने लाख के महल को पांडवों के उसमें रहते हुए जलाया था, क्योंकि वहां पर शैलाश्रयों में विशाल पाषाणों के मकान अब भी मिलते हैं। इतिहास पर यकीन किया जाए तो यहां सबसे प्राचीन शैलचित्र मध्याश्म युग के हैं। चित्रकला से संबंधित गुफा मानव की गतिविधियां मध्यकाल तक चलती रहीं। शैलचित्रों व पुरावशेषों के अतिरिक्त किले की दीवारें, लघु स्तूप, पाषाणों के मकान, शुंग तथा गुप्तकालीन अभिलेख, शंखलिपि के चित्रित अभिलेख, परमारकालीन मंदिर व प्रतिमाएं आदि प्रकाश में आए। शैल चित्रकला का इतिहास देखा जाए तो भीमबेटका के शैल चित्र भारत के प्राचीनतम शैल चित्र माने गए हैं।
डॉक्टर वाकनकर ने इन शैल चित्रों के 7 समूह बताए। उनमें से 5 समूह भीमबेटका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल मंडल के अंतर्गत संरक्षित हैं। इनकी छतों में भी कलात्मक चित्र पाए गए हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत इस क्षेत्र में लगभग 750 शैलाश्रयों की खोज की गई है, जिनमें लगभग 500 शैलाश्रयों में विभिन्न युगों के चित्र हैं। ये शैलचित्र जंगली पेड़ पौधों से ढके रहने के कारण ही आज सुरक्षित रूप से देखे जा सकते हैं। ये शैलचित्र प्रमुख रूप से लाल गेरू, सफेद खड़िया और हरे रंग से बनाए गए हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, नृत्य करती आकृतियां, पशु पक्षी तथा जानवरों को चराते मानव आदि देखने को मिलते हैं। शैलाश्रयों में चित्रों की कई परतें देखी जा सकती हैं, जो विभिन्न युगों की कला को प्रदर्शित करती हैं। इन चित्रों का वर्गीकरण मध्याश्म, ताम्राश्म तथा इतिहास युगीन वर्गों में किया गया है। कैसी लगी आपको ये सैर? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लता जी से जानते हैं कि लता जी, अगर हम आपकी आज की बात करें तो पाठ्यक्रमों में भी बहुत आपके लेखन की शामिल किया गया है। बच्चों के संस्कारों की या बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की हम बात करें, बच्चों को किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं कि वो संस्कारों को जाने, हमारे भारतीय मूलों को वो पहचाने, तो क्या कुछ खास आपने बच्चों के इसमें लिखा है या किया है? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने जो शिक्षा, या मैं अगर सीधे सीधे कहूँ, चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम लोगों ने शिक्षा का उद्देश्य था बच्चे का चहुमुखी विकास, और उसमें व्यक्ति का नैतिक, शारीरिक, मानसिक सभी आता था बच्चे का। लेकिन आज हमने शिक्षा को केवल तकनीकी से जोड़ दिया है, और उसी का कारण ये है कि बच्चे बाकी सारे मुद्दों से पिछड़ते जा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि मैंने उदाहरण देखे हैं कि IIT टॉप बच्चा जब जीवन के क्षेत्र में उतरा और उसे लगा कि वो सफल नहीं हो पा रहा, उसने सुसाइड कर लिया। हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जब गुरुकुल में राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने जाते थे तो उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, सारे काम करने पड़ते थे, गुरु की दंड भी भोगना पड़ता था, लेकिन किसी बच्चे की आत्महत्या हमने कभी नहीं सुनी। तो आज हमें बच्चों को, मतलब इसके पीछे कारण ये है कि हमें अपनी शिक्षा में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमने अपने, चूँकि हमारा इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है, और जब इतिहास समृद्ध हो तो अतीत की ओर जाने में कोई बुराई नहीं है, तो हमें अपने अतीत से वो सामग्रियां लेकर बच्चों को आज के साथ जोड़ना। ये अलग बात है कि वो परिवेश अलग था, आज परिवेश अलग है। जैसे मैंने अभी कलयुग का पार्थ एक बाल उपन्यास लिखा है, मेरे ख्याल से ये अपने आप में पहला प्रयोग है कि जनरली कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता से बच्चों का क्या लेना, वो तो मरणासन्न व्यक्ति को सुनाने की चीज़ है।
तब मुझे ऐसा लगा कि गीता की सबसे ज्यादा आवश्यकता बच्चों को है। जी। उन्हें अभी अपना पूरा जीवन जीना है और श्री कृष्ण द्वारा कही गई जो भगवत गीता के जो 18 अध्यायों में 18 सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत व्यक्ति को जीवन की कला सिखाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है वो कला बच्चों को सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें अभी जीवन जीना है। तो कैसे वो अपना आत्मसम्मान बचाएं, कैसे वो संयम अपने अंदर रखें, कैसे क्रोध पे काबू रखें, ये पूरे जो कैसे समर्पण का भाव उनमें आए, श्रद्धा आस्था का भाव उनमें आए, तो ये इस अवसाद के पल पूरे सब कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जी जी वो सारी चीजें बताई हैं। तो आज हमारे घर में हर घर में एक बच्चा अर्जुन है, बिल्कुल। जिसको इस शिक्षा की आवश्यकता है, कृष्ण के उस ज्ञान की आवश्यकता है। तो कलयुग का पार से जो मेरा उपन्यास है, बाल उपन्यास, तो कोशिश तो यही की है कि अपने आप में कि बच्चों को अपने संस्कृति से जोड़ूं, संस्कारों से जोड़ूं। तो उसमें जब बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें, और ऐसा नहीं है कि सीधा मैंने उपदेश के माध्यम से लिखा है, उसमें उदाहरण दिए हैं। जैसे श्रद्धा है, तो कहाँ श्रद्धा खत्म हो रही है और कैसे श्रद्धा रखी जाए, तो वो उदाहरण के एक एक 18 अध्याय बनाए, तो 18 उदाहरण उसमें दिए हैं, जिसको पढ़कर बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, हाँ हम में ये कमजोर पक्ष है और इसको हम ऐसे सुधार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हम बहुत अच्छी अवसाद आपने में ये बात जा रहे बताई। हैं, तो ये बहुत आवश्यक है आज। कि संस्कृति अगर समृद्ध है हमारी, तो बच्चों को बिल्कुल। उस और जोड़ना ही चाहिए। जो चीज़ें छूट जा रही हैं जीवन में, वो देखिए पलटकर कि कहाँ आपकी संस्कृति में, कहाँ आपकी सभ्यता में सिखाई गई हैं वो चीज़ें। कोई रचना अगर इस समय हम आपकी सुनना चाहें तो? अगर पौराणिक संदर्भों की बात करूं, मैंने पौराणिक संदर्भों पे काम करना शुरू किया है, और मेरा अभी हाल ही में एक उपन्यास भी आया है, दुशला। जी जी। और वो दुशला उपन्यास में जब चर्चा करती हूँ, वो पात्र है ऐतिहासिक महाभारत का पात्र है। जी जी। लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते। कई लोगों से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा दुशला भी कोई पात्र था, तो लोगों को जानकारी में नहीं है। तो ये दुशला जो है, ये धृतराष्ट्र की पुत्री, अच्छा। जिसके बारे में संपूर्ण ग्रंथों में, कहीं भी आप पुराणों में देख लो, सिर्फ महाभारत में एक कुछ पंक्तियां इसकी दी हुई हैं। और इस दुशला पर मैंने 250 पेज का उपन्यास लिखा है, और इसको पढ़ने के बाद कोई अगर ये मतलब मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल अपने आप में ये सामंजस्य बैठा लेंगे कि हाँ, ये जो घटनाएं मैंने बनाई हैं काल्पनिक हैं, लेकिन ये घटनाएं वाकई में रियल हैं, दुशला पात्र के माध्यम से। और ऐसे ही मैंने द्रौपदी के माध्यम से एक प्रश्न उठाया है, और वो कविता के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। सखी द्रौपदी, कहो खुलकर अपनी पीड़ा, क्या गुजरी थी तुम पर, नहीं ब्याहता तुम अर्जुन की। एक पल में कुंती के कहने भर से 5 पतियों की बना अर्धांगिनी विभाजित कर दी गई 5 पुरुषों में। कहो यज्ञ सैनी, ये सब नाम हैं द्रौपदी के। कहो यज्ञ सैनी, उस रोज कैसे खंड खंड हुआ स्त्रीत्व तुम्हारा, तुम्हारे अपने जीवन का ऐतिहासिक निर्णय, और किसी ने तुम्हारी इच्छा अनिच्छा जानना भी उचित नहीं समझा। हे कृष्णा, कहो कैसे बांटी तुमने संवेदनाएं अपनी 5 पतियों में, एक पति के स्पर्श से दूसरे पति के स्पर्श को कैसे रखा अछूता। जब बदलते थे अंक, तब क्या तुम रह पाती थी सहज। पतिव्रता नारी को पूजने वाले समाज ने क्यों नहीं उठाई आवाज, कैसे कर लिया स्वीकार इतिहास का सबसे कलंकित फैसला। हे पांचाली, बताओ पीड़ा अपनी इस दोगले समाज को, बता दो सबको कैसे पिघला था तेजाब हृदय में, जब कर्ण ने तुम्हें 5 पतियों वाली वेश्या कहा था। कितना असहाय पाया था तुमने उस रोज स्वयं को, जब युधिष्ठिर ने दाव पर तुम्हें हारा था। हे द्रुपद कुमारी, बता दो समाज को, क्यों कर 5 पतियों की पटरानी होकर भी कैसे दुर्योधन, दुशासन, जरासंध, कीचक की कुदृष्टि का शिकार होना पड़ा तुम्हें। 5 वीर पतियों की पत्नी होकर भी खामोश अपमान सहना पड़ा तुम्हें। हे सैरेंद्री, दिखला दो दिल की वेदना, कुरुवंशों की सभा में कैसे चीख चीख कर मांगी थी दुहाई अपने सम्मान की। फालिस मार गया था संपूर्ण सभा को, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, यहाँ तक कि नीतिकार विदुर का नीति सागर भी कैसे सिमट कर रह गया था। यही दुराचार, ये बहुत बड़ा सवाल है, यही दुराचार यदि धृतराष्ट्र की आत्मजा दुशला और कुलवंश गुरु द्रोणाचार्य की सुता जयती संग हुआ होता, तब भी क्या समाज चुप रहता। हे कुरुवंश वधु, काल भले ही त्रेता से कलयुग में परिवर्तित हो गया,
किंतु हे अग्निगर्भा, आज भी द्रुपद की पुत्रियां रूढ़ियों की अग्नि में रोज नहाती हैं। ब्याह कर आई नव यौवनाएं बिना उनकी सहमति बांट दी जाती हैं दायित्वों के छोर से। विवश है आज भी कुल वधुएं खंड खंड जीवन जीने को, क्या घर क्या बाहर आंख गड़ाए बैठे हैं दुर्योधन, चीर हरण को आतुर है दुशासन। मौजूद हैं आज भी कई युधिष्ठिर अपने मान सम्मान की खातिर दाव पर लगाने अपनी द्रौपदी। व्यवस्था धृतराष्ट्र बनी अपनी लाचारी को रोती है, आज भी सम्मान की सूली पर द्रौपदी ही चढ़ाई जाती है। गिनाए जाते हैं दोष उसके, हे महाभारती, लगता है अपने रक्षार्थ आज भी द्रौपदियों को अपने केश खोल लेनी होगी शपथ। दुर्योधन और दुशासन के लहू से नहलाने की एक द्रौपदी का प्रतिशोध इतिहास ने झेला है। अब द्रौपदियों का प्रतिशोध भविष्य देखेगा, अब द्रौपदियों का प्रतिशोध भविष्य देखेगा। ये मेरा एक संदेश था द्रौपदी के माध्यम से। जी, बहुत सुंदर रचना आपकी कि इतिहास में औरतों की जो स्थिति थी और उसको आपने संबंध किया यहाँ तक भविष्य तक, बहुत सुंदर। और रूपा जी, चलिए आपकी तरफ चलते हैं। और क्योंकि स्वास्थ्य की बात है, सावधानियों की बात चल रही है, और जहाँ हमने बात करी कि आज की जीवन शैली जो है अनेक रोगों से ग्रसित हो चुके हैं लोग, उच्च रक्तचाप की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, या दूसरी जीवन शैली से जुड़ी किसी भी रोग की बात करें, अगर ऐसे लोग साइकिलिंग को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं तो उनको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? बीमारी से ग्रस्त हैं इन तरीके की, जैसे आपने अभी उल्लेखित किया है, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। आपके डॉक्टर से ये क्लियरेंस लेना चाहिए कि आप किसी फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए आप समर्थ हैं कि नहीं हैं। तो यदि आपके डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप उसको धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। यदि आपको साइकिलिंग करने पे या दूसरी फिज़िकल एक्टिविटी करने पे भी किसी तरीके का, जैसे चेस्ट पेन होता है या घबराहट होती है, अचानक से सांस लेने में दिक्कत आती है, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए जी। या उस एक्टिविटी को और कम कर देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे यदि ये एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, इसका इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली ये मददगार साबित होगी। तो सबसे पहले डॉक्टर्स की सलाह बहुत ज़रूरी है। और जो नॉर्मल पर्सन हैं, जो ओके हैं, तो वो उनको एक नॉर्मल लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करने की बजाय वो एक्सरसाइज और बढ़ाना चाहिए। साइकिलिंग का पर्टिकुलरली नॉर्मल पर्सन के लिए ये रोल है कि आप उसको बियॉन्ड अपनी कैपेसिटी, धीरे धीरे आप भले ही 10% इंक्रीमेंट करें, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। रोज़ आप जितने ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं या जितना तेज़ चला रहे हैं साइकिल, उससे ज़्यादा तेज़ पैडलिंग करेंगे। पॉस्चर पे ध्यान दीजिए, कभी कभी इंक्लिनेशन पे, थोड़ा सा चढ़ाइयों पे, पहाड़ पे, इस तरीके के एक्टिविटी, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, तो वो लंबे समय के लिए हेल्थ में चेंजेस करेगा। वरना एक ही तरीके की एक्सरसाइज लंबे समय के लिए फॉलो करेंगे तो उसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी कम होते जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। तो डिसीज पर्सन और नॉर्मल पर्सन दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। तो स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उस हिसाब से साइकिलिंग की हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और आखिरी में हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि बच्चों के लिए, मतलब क्योंकि हम एक उम्र पे आ जाएं और आज समाज जागा है, WHO हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है, विश्व साइकिलिंग दिवस हम मना रहे हैं, उसके पहले हम कहाँ से शुरुआत करें? मतलब किस तरीके से साइकिलिंग को बच्चे भी दूर होते जा रहे हैं, युवा भी दूर होते जा रहे हैं, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? बच्चे बहुत ही छोटी उम्र में, जैसे 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे भी, आजकल तो ट्राई साइकिल्स भी अवेलेबल हैं, ट्राई साइकिल्स में धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बच्चों के साथ जब अभिभावक भी एंगेज होते हैं तो डेफिनेटली फैमिली टाइम भी स्पेंड होता है। तो बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए भी साइकिलिंग एक बहुत ही फ़ायदेमंद, क्योंकि ये एक होल बॉडी एक्सरसाइज है। तो होल बॉडी एक्सरसाइज बहुत अच्छे इफेक्ट्स देती है, ओवरऑल इफेक्ट्स अच्छे होते हैं। बच्चों के डेवलपमेंट, हाइट का डेवलपमेंट होता है, इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चों में। तो बच्चे आजकल क्योंकि मोबाइल और टीवी और सोशल मीडिया इन सब चीज़ों में काफ़ी लगे हुए हैं, तो साइकिलिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों से दूरी भी बनी रहेगी। रादर आप उसके बाद भी घर वापस आते हैं तो इतने पॉजिटिव चेंजेस होते हैं कि आप काफ़ी हद तक टीवी और इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अच्छा फील करेंगे तो फैमिली के साथ समय बिताएंगे और अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, बच्चे अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, दूसरी एक्टिविटी में फोकस कर पाएंगे। विश्व साइकिल दिवस की अगर हम बात करें तो ये सेहत की बात तो हो ही गई, पर्यावरण और अगर हम आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उसके लिए भी एक संदेश समाज के लिए रहना चाहिए। डेफिनेटली पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साइकिल। जैसा कि हमने बताया कि ईंधन का उपयोग नहीं इसमें होता है, मेंटेनेंस बहुत कम होता है,
दूसरे तरीके से जैसे कार हो गए, दूसरे व्हीकल्स हो गए, उसका मेंटेनेंस लगता है। कॉस्ट वाइज भी देखें तो कॉस्ट साइकिल के एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स जी, बहुत जी। कम होती है, और इसके स्वास्थ्य लाभ लाभ भी कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, Protect कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन जैसे दूसरे ईंधन से होता है, और जो जी। हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर को अफेक्ट कर रहा है, उसमें होल्स हो रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सब चीज़ों से पर्यावरण और जो नेचर के इवन जो एनिमल्स जी, स्पीशीज़ बिल्कुल, वो बिल्कुल। सब विलुप्त होते जा रहे हैं। पर्यावरण रहेगा तो प्रकृति रहेगी, और प्रकृति से ही हम रहे मानव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रकृति पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर है, जी। और मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर है, और कॉस्ट वाइज भी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका रूटीन में बहुत उपयोग करना बहुत अच्छा जी, होगा। जी। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही प्रेरक संदेश आपने हमें दिया है कि विश्व साइकिलिंग दिवस पर साइकिल एक तरफ जहां तो स्वास्थ्य लाभ आपको देती ही देती है, आर्थिक रूप से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सही है। आपका पैसा किसी तरह से खर्च नहीं होता, और ईंधनों की बात की जाए जो प्रकृति में ख़त्म होते जा रहे हैं उनको भी हम बचा सकते हैं। तो जहाँ तक समय मिले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साइकिलिंग को ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करें। ये आपको स्वास्थ्य लाभ तो देगी, साथ ही साथ ये प्रकृति को भी अनेक चीज़ों को वापस लौटाने में मदद करेगी। तो आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी, आप यहाँ पर आई, स्वास्थ्य से जुड़ी और साइकिलिंग से जुड़ी आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दी। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये जानकारी लाभप्रद रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही डॉक्टर लता अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। साहित्य के क्षेत्र में जो आपका योगदान है वो समाज में वाकई में काबिल तारीफ है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आज की हमारी चर्चा का विषय था विश्व साइकिलिंग दिवस। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी, और इस पर जो भी आपके विचार हों वो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।